चलो, तो आपके लिए एक फ्रेश चैप्टर में लेकर आया हूँ, जीएसटी रिटर्न नाम का। इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं जब तक ये आ जाए बंदा। चलो, तो जीएसटी रिटर्न आ गया। अच्छा, मरियम दोनों ही है। तो आगे बेटे आप लोग क्लास में, और कोई भी है? ठीक है, तो लो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कई सारे चेंजेस हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आपके आईसीआई के मटेरियल से ये चैप्टर करवा रहा हूँ, प्लस मैं आपको इसकी अमेंडमेंट बता दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से 90 पेजेस का है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं, मजा आएगा आपको। तो जीएसटी रिटर्न क्या होती है, पहले ये बताओ अपना। जीएसटी आया कब, ये तो सबको पता है। कब आया? 1 जुलाई। जब ये जीएसटी का चैप्टर आया था, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे ही ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, तो बेटे ये जीएसटी टैक्स कंप्लायंसेस करने वालों के लिए एक शराब की तरह था, और जो टैक्स को फॉलो नहीं करते थे उनके लिए वरदान था। आप बोलोगे ये क्या है? जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का टॉपिक आया था, तो इस जीएसटी के टॉपिक के अंदर आपको ये बोला गया कि आपको भरनी है क्या, जीएसटी की रिटर्न भरनी है। तो बहुत मतलब सारी बातें हुई थी जब ये आया था। आपको पता है राहुल गांधी कहता था ये गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो आपको पता ही है, ये तो हमारे देश में ये रूल है कि अपोजिशन हमेशा किसी भी काम को नेगेटिव ही बोलता है। जो भी मोदी कुछ भी लेकर आए, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, जीएसटी को लेकर कांग्रेस आई है और मोदी खुद इसके खिलाफ था। मोदी खुद, क्योंकि मोदी उस समय कहाँ था, अपोजिशन में। मोदी जीएसटी के खिलाफ था, लेकिन जैसे ही मोदी की सरकार आई, जीएसटी को ये लोग लेकर आए और सारा क्रेडिट खुद लेकर गए। अब 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक चैप्टर बनाया जीएसटी की रिटर्न का, जहां पर एक बिजनेस पर्सन जो है अपने जीएसटी पर क्या देता था, रिटर्न भरता था। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बिजनेस पर्सन टोटल 37 टाइप के रिटर्न भरता था जब ये जीएसटी आया। कितने रिटर्न? 37 रिटर्न। आपको नहीं लगता ये हालत खराब वाली सिचुएशन है? और मान लो किसी का इंटर स्टेट अगर बिजनेस हो, मान लो किसी का इंटर स्टेट है, 40 अलग अलग जगहों पर ये बंदा काम कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। आदमी का दिमाग खराब। मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ उस दिन की, उस समय जो हुआ था, फिर उसके बाद आज की बात करें। तो वही राहुल गांधी आया, कह रहा भाई ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये हालत खराब कर रखी है बिजनेस पर्सन की। लेकिन जेन्युइनली बताएं, जो समझदार बंदा था, एक दो लूप होल को अगर छोड़ दिया जाए, तो समझदार बंदा समझ गया था कि ये जीएसटी बहुत बेस्ट है। क्या लगता है आपको, भारत की सरकार ने कितनी मेहनत की थी जीएसटी को लाने में? कुछ मेहनत नहीं की थी, 160 कंट्री पे एप्लीकेबल है, कॉपी और पेस्ट है। बाहर वालों को पता है, आपको नहीं पता? 160 कंट्री पे जीएसटी लग रहा है आज की डेट में, और हम बहुत लेट थे जीएसटी उठाने में। और हम लोगों ने वहां से क्या किया है, कॉपी किया है और पेस्ट किया है, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब मैंने जब आज की क्लास शुरू करी, तो मैंने आपको ये बोला कि जब ये जीएसटी आया, तो जो टैक्स की कंप्लायंसेस करने वाले बंदे थे, उनके लिए शराब की तरह था।
और जो टैक्स की कंप्लायंसेस नहीं करते थे, तो हिंदी में बोल दो चोर थे, उनके लिए ये जीएसटी मजेदार था। अब वो कैसे सर? तो बताया जाए, जरा ध्यान से सुनना। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, 1 जुलाई 2017 की बात। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये क्या हो गया? ये क्या है? क्या? सब मिनिमाइज कर दीजिए ऊपर। अच्छा भाई, ये क्या है? है सर, उसको ट्रैक इधर आ जाए, बताइए भाई। अरे डबल। हाँ, ठीक है। तो अब क्या था, जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, तो उस समय क्या हुआ कि 1 जुलाई से इसको क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। तो सबसे पहले एक भरना होता था GSTR 1। GSTR 1, ये GSTR 1 किसकी है? सेल्स की रिटर्न। मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम लाए थे वो। और उस सिस्टम को 2017 के बाद धीरे धीरे कम किया गया। मतलब जैसे जीएसटी का सिस्टम इस लेवल पे था ना, हाई लेवल पे, तो ये ऑनलाइन वाले जरा सुन लेना। हाई लेवल मतलब ऊपर के लेवल पर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का सिस्टम था। लेकिन कुछ चोरों की वजह से, कुछ बेवकूफ़ों की वजह से इस सारे सिस्टम को पहले डाउन किया गया। क्या किया गया? डाउन, नीचे किया गया। और इतना डाउन कर दिया गया कि सच में ही ये जीएसटी का जो टैक्स था उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। और अब पिछले कुछ सालों में उन्होंने दोबारा से इसको अप करने के लिए ट्राई किया। मतलब जितना भी हाई स्टैंडर्ड था, अभी हम उसके करीब पहुंच चुके। इसीलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, इसीलिए ये चैप्टर मैं आपको बुक से करूँ। ठीक है। तो क्या था कि 1 जुलाई 2017 को बोला कि आपको क्या भरना है, सेल्स की रिटर्न भरनी है। अब सेल्स के रिटर्न में क्या है, आपने सुना होगा B2B और B2। मैंने आपको बताया हुआ है, B2B में इनवॉइसेस, सारे इनवॉइसेस की अलग अलग डिटेल जाती है, और B2C में आप कंसोलिडेटेड भी रिटर्न भर सकते हो। बताया हुआ है ना ये? तो उस टाइम भी ऐसे ही था। तो जुलाई की आपकी जो रिटर्न है वो फाइल होती थी अगले महीने की 11 तारीख तक, 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ठीक है। तो जैसे ही आपने 11वें दिन रिटर्न फाइल करी, तो कई लोगों ने, मान लो कोई फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है जिसने 7 तारीख को अपनी GSTR 1 फाइल कर दी, जिसमें उसका क्या था, सेल्स का रेट। ऑल वेल। तो उस बंदे ने अपनी सेल्स की रिटर्न भरी। अब जैसे 11 तारीख कंप्लीट हो जाती थी, वैसी एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म GSTR 2A, ऑटो जनरेटेड फॉर्म जो है वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाता था। आपकी जो भी वेबसाइट थी काउंसिल की, उसमें जो भी आपका आईडी लॉगिन करोगे, तो वहाँ GSTR 2 ऑटोमेटिकली आ जाता था। और इसके अंदर परचेजेस की, ऑल परचेजेस जो आपने की है उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाती थी। तो क्या आता था, हर परचेज को 4 ऑप्शन में लिखा आता था: एक्सेप्ट, रिजेक्ट, होल्ड, मॉडिफाई। देखा है कभी ये उस समय था। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, होल्ड और मॉडिफाई। तो सर ये क्या कह रहे हो आप? इन जीएसटी काउंसिल ने ये बोला कि आप अपनी सेल्स की रिटर्न खुद भरो GSTR 1 में। तो ये मैंने भर दी। मेरी परचेज की रिटर्न ऑटो जनरेटेड हो जाती थी। मतलब कोई और बंदे ने अपनी क्या भरी होगी, सेल की रिटर्न, और मेरी क्या होती थी, परचेज की रिटर्न। ऑल वेल। तो मैं यहां पर क्या करता था, अगर वो मेरी रिटर्न है, सॉरी वो परचेज मैंने करी है, तो मैं उसको क्या कर देता था। अब कुछ गलतियां हो जाती है, कोई बंदा गलती से मेरा जीएसटी नंबर डाल दे और किसी और को बेचा हो, तो मैं उसको क्या कर देता था,
हो सकता है। अब आपने एक आईटीसी का चैप्टर पढ़ा हुआ है मुझसे, मैंने आपको क्या बताया था, आईटीसी कब मिलता है? पहली बात, सामान रिसीव हो जाना चाहिए और इनवॉइस भी। हो सकता है सामान रिसीव हो गया, इनवॉइस ना आया हो। तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर, मैंने कहा अगले रिटर्न में इसको क्या करूंगा, होल्ड कर दिया। या कुछ मॉडिफिकेशन, मान लो परचेज में कुछ चेंजेस थे, वो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह याद है आपको? तो मेरे पास ये चार ऑप्शन आते थे, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। तो मैंने 7-8 अगस्त को अपनी GSTR 1 भरी, और GSTR 2 ऑटो जनरेटेड होता था। ऑटो जनरेटेड परचेज पकड़कर मेरा ऑटोमेटिकली GSTR 2 मेरा फिल हो जाता था, जिसमें मेरी क्या भर जाती थी, ये ऑटोमेटिक भरती थी। ठीक है। और GSTR 2 के बाद मेरा GSTR 3 भर जाता था, जिसमें मेरी ऑटोमेटिक टैक्स की कंप्यूटेशन एंड लाइबिलिटी हो जाती थी। तो सेल्स मतलब आउटपुट टैक्स माइनस मेरा आईटीसी, इतना मुझे क्या देना है। अब परचेज रिटर्न से मुझे क्या मिल जाता था, आईटीसी मिल जाता था। और जो मेरी सेल हुई होगी वो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन गई। सेल में से मैंने आईटीसी लिया, मान लो मैंने 6 लाख रुपए का सेल पे जीएसटी कलेक्शन किया, आईटीसी मेरे को 5,60,000 का मिलना है, तो मैं टैक्स का कितना भरूंगा? यहां तक ओके? टैक्स में कितना भरूंगा? 40,000 रुपए। तो बताओ ये सिस्टम गलत है? आप लोग बताओ, क्या ये गलत सिस्टम है या सही है? जेनुअनली बताओ, मतलब मेरी तरफ मत देखो, मैंने अभी तक जो आपको बताया उसके हिसाब से। पहले वाली कहानी मत सुनना कि पहले गड़बड़ था, ये था, वो था। मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम अभी इसको देख रहे हो ऊपर से नीचे तक, बताओ इस सिस्टम में कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है सिस्टम में। इससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकता। मैंने क्या करना है, अपनी सेल्स रिटर्न भरनी है, और मैंने जिससे परचेज किया होगा उसने अपनी रिटर्न भरी होगी। कुल मिलाकर जो सच्चे लोग हैं उन सबके लिए बेस्ट है या नहीं? अब हुआ क्या, अगस्त में 11 तारीख तक जो मुझे रिटर्न भरनी थी मैंने अपनी रिटर्न भर दी, और मेरी टैक्स लाइबिलिटी सेल्स में कितनी बन रही है, 6 लाख। मेरे पास GSTR 2 आया, 2A। ऑटो जनरेटेड परचेज आई, उन चोरों ने सालों ने किसी ने सेल्स रिटर्न नहीं भरी, किसी ने भी। और 11 से 15 के बीच में आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप, क्योंकि अब तो सब, उस टाइम पे क्या था, ऑटो जनरेटेड था। अब आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हो कि उसने वो क्या भरे। 15 तारीख को आपकी GSTR 2A बनती थी, जिसमें परचेज रिटर्न आ गई। परचेज रिटर्न क्या आ गई, परचेज रिटर्न क्या आ गई, नील। और GSTR 3 आपके पास ऑटोमेटिकली बन गया। टैक्स कंप्यूटेशन 6 लाख रुपए, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आईटीसी क्या बना, और मेरे को कितना देना है। इसको बहस क्या हुआ वो बंदा है माथा पकड़ के, पैसे ही नहीं है लोगों पे, कहाँ से देगा वो? उसका आईटीसी भी तो बनेगा ना। अच्छा, वो अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है, मैं होलसेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं रिटेलर हूँ, तो मैं क्यों टैक्स पे करूँ? जीएसटी तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था ना। अब यहाँ आ गया दिमाग खराब, आया कुछ समझ? तो अब एक बार बताओ, कोई फिर कोई देगा ये टैक्स? मतलब भाड़ में जो करना कर लो सालो, मैं क्यों दूं टैक्स? सामने परचेज रिटर्न ही शो नहीं हो रही, क्योंकि नया टैक्स था। तो कई लोग तो जीएसटी के अंदर, कई लोगों को तो पता ही नहीं था वो क्या रहा है, कई पुरानों में कर रहे हैं, कोई कर ही नहीं रहे। तो जो ईमानदार आदमी था, जो कंप्लायंसेस कर रहा है, उसके साथ क्या हुआ? मैंने बोला ना अभी, ईमानदार आदमी जो कंप्लायंस कर रहा है उसके साथ गड़बड़ हो गई। और जो कंप्लायंस नहीं कर रहा वो मजे में, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। अब गवर्नमेंट वहां परेशान कर, साला ये अच्छा लेके आया, अभी मोदी ने इसको बहुत अच्छा अच्छा बोला है, और अभी पब्लिक में किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर इन्होंने GSTR 2 को हटाया वहां से, ऑटोमेटिक वाली परचेज रिटर्न वाली को क्या कर दिया, हटा दिया। कुछ 15 अगस्त, 16 अगस्त को इनकी नोटिफिकेशन आई। इन्होंने कहा कि आप लोग खुद अपनी
परचेज की वो डिटेल भरो, हम आप पे भरोसा करें। मजबूरी थी उनकी, कोई भरोसा भरोसा नहीं था। उन्होंने बोला आप अपने परचेज की, जो आपने परचेज किया उसकी डिटेल खुद भरो। और GSTR 3B, ये 3 था ना, सॉरी 3A, GSTR 3A आप अपने आप भरो। और अपने आप क्या करो, अपने आउटपुट जो भी सेल्स है उसमें से आप अपने आप ITC क्लेम करके बचा हुआ अमाउंट हमें क्या दे दो। चल ठीक है, ये नए वाले सेक्शन आए, ये फॉर द टाइम बिंग उस समय थे, लेकिन उसने ये जो मजबूत GST का रिजाइन था उसको क्या कर दिया थोड़ा। ये कितना बेस्ट था, सब कुछ ऑटो जनरेटेड है, आप बस अपनी सेल्स अपलोड कर दो। कुल मिला के ये आप बेचो, बेचते वक्त एंट्री मारते जाओ। हर बंदा अगर ये काम करता तो GST से बेस्ट और कम कॉस्ट में इससे बढ़िया रिटर्न कोई नहीं निकाल सकता था। लेकिन ये इंडिया है जनाब, ये फ्रांस नहीं है जहां से चोरी करके लाए हो, ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं होता। तो फिर धीरे धीरे अब जहां जहां लूप होल मिलते गए वहां वहां ये लोग मतलब रेस्ट्रिक्ट करते गए, और इजी कर दिया और इजी कर दिया। तो एक समय आने पर 2019 या 20 आते आते इसकी वैल्यू ही खत्म हो गई GST की। कलेक्शन बढ़ रहा था क्योंकि लोग नए नए जुड़ रहे थे ना, लेकिन इसकी वैल्यू खत्म हो रही थी। असल जो GST कलेक्शन आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने नए नए प्रावधान लाए, वही ई इनवॉइसिंग वगैरह, ये सब कुछ वो धीरे धीरे लेकर आए। और आज ये वापस उसी लेवल पर इस GST के चैप्टर को लेकर जा रहे हैं, रिटर्न को और मजबूत कर रहे हैं। जो 1 जुलाई 2017 में लाए थे वहीं पहुंच रहे हैं। अब पहुंच क्यों रहे, उस समय इन्होंने जल्दीबाजी कर दी, पहले किसी को GST में रजिस्टर्ड नहीं करवाया और आपने लॉ बना के दे दिए। जब तक लोग, अबे चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं आता था ये, CA के पास भी तो नया ही आया था ना। थ्योरेटिकली उसको एक्ट आपने दे दिया, तो उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करके वो भी तो सीखेगा ही सीखेगा। CA परेशान थे, वो उनके आर्टिकल पर गए, ये साली और बसड़ आ गई। और क्या कम था, ये भी ले आए। धीरे धीरे सीखा, सब कुछ किया, तो अब काउंसिल ने वापस इनके जितने भी फॉर्म, ये कमियां थी, इसको क्या करा, ये सही करा। फाइनली अब थोड़े ही टाइम में, अगले मेरे ख्याल से अगले 2 साल के अंदर उस लेवल पर वापस आ जाएगा जिस लेवल पे GST था। तो ये हमारा GST का बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपके फॉर्म के नाम है। जितने भी फॉर्म होंगे वो आप रट लेना, सारे के सारे। इनकी डेट है, जो वो डेट्स पे आपको काम करना है कि कब कौन सी रिटर्न फाइल होती है, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट की किताब में बहुत बढ़िया दे रखा है, इतना स्टैंडर्ड दे रखा है कि कोई और ज़रूरत ही नहीं है। अभी लॉ का उन्होंने कुछ निकाला है इंस्टीट्यूट ने, देखा आपने? हाँ शॉर्ट नोट, हाँ। वो वो मैंने अभी देखे पिछले 10-12 दिन पहले, मुझे नहीं पता था। बहुत प्यारे हैं, उनको पढ़ना मज़ेदार है बहुत। चलो वापस आ जाए, अब मैं बुक पे जा रहा हूँ, चैप्टर पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस रिटर्न के चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला अभी पेज मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बढ़िया होता है। कह रहा द टर्म रिटर्न ordinary means statement of information furnished by the taxpayer to tax administrator at regular intervals. The information to be furnished in the return generally comprises of details pertaining to the nature of activity or business operation forming the subject matter of taxation. The measure of taxation such as sale price, turnover, value, deduction, exemption and determination and discharge of tax liability. ये रिटर्न की बात बता रहा है। अभी इसने GST वर्ड नहीं लगाया आगे, अभी सिर्फ रिटर्न का मतलब है। In any tax law, filing of return constitute the most important compliance procedure.
which enable the government or tax administrator to estimate the tax collection for a particular period and determine the correctness and completeness of the tax compliance of the tax. समझ गए? कह रहा था रिटर्न सर्व द फॉलोइंग पर्पस. क्यों रिटर्न दी जाती है? मोड फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है एडमिनिस्ट्रेटर को. कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. फाइनलाइजिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर. कितनी मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी? जैसे जीएसटी की बात करें तो हर महीने होती है, तो मैंने अप्रैल के अंदर कितना टैक्स लाइबिलिटी मेरा बना, ये मैं मई में 11 तारीख तक रिटर्न भर के बता. Providing necessary inputs for taking policy decisions and management of audit and anti-evasion program of tax administration. Anti-evasion मतलब जो चोरी वोरी करते हैं टैक्स की. तो the taxpayer is generally required to furnish the return in a specific statutory format. आपका एक फॉर्मेट होगा फिक्स. These formats are therefore designed to take care of all the provision of the law that have a bearing on computation of tax liability of the taxpayer. Hence, a study of various fields contained in the form of written, the relevant corresponding provision of the tax law can facilitate. आपको हेल्प करेंगे पूरा का पूरा टैक्स लॉ बेटर मैनर में समझने में. तो आपने डीटीवी पढ़ा, आईडीटीवी पढ़ा, तो आपको पता है मेरा टैक्स लॉ क्या है. ठीक है. अब जीएसटी आ गया. अभी इनने रिटर्न के बारे में बताया. Under the GST law, the correct and timely filing of return is of utmost importance because of two reasons. दो कारण है आपको समय पर देना पड़ेगा. एक कारण मैं आपको बताऊं, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपने रिटर्न नहीं दिया. ठीक है. फर्स्टली अंडर जीएसटी लॉ ए टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट हिज टैक्स लायबिलिटी ऑन. तो जो 2017 में आया था वहां सेल्फ असेसमेंट नहीं था. वहां कौन एसेस कर रहा था? जीएसटी काउंसिल डिपार्टमेंट. लेकिन क्योंकि लूप होल थे, कुछ लूप होल लोगों के थे, सिस्टम में कोई लूप होल नहीं था. लूप होल उनके थे जो रिटर्न भरता है. उनके लूप होल्स की वजह से उन्होंने सेल्फ असेसमेंट कर दिया. तो मैंने क्या बताया? सेल्स तो आप भरते ही थे, अब आप अपनी परचेज भी भरते हो. ठीक है. और आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी भी खुद ही आईटीसी करके निकाल लेते. तो सेल्फ असेसमेंट गलत होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता भाई. इनकम टैक्स तो पूरा ही सेल्फ असेसमेंट है. 140 करा था, 140 सेक्शन सेल्फ असेसमेंट ही है ना. इनकम टैक्स में आप खुद ही तो एसेस करते हो. सरकार में अगर देश में सिटीजन ईमानदार है तो इससे बेस्ट कोई चीज ही नहीं है. लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट मजबूरी में था. ठीक है. एंड डिपॉजिट मैं आपको बोल रहा हूँ अगले 2 सालों में मेरे को जहां तक एक्सपेक्टेशन है ये वापस वैसे ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं. थोड़े दिनों में 2-3 साल में सेल्फ असेसमेंट बंद हो जाएगा. अब सब वैसे ही सिस्टम को जनरेट करेंगे जैसे उन्होंने पहले सोचा था. सेल्फ असेसमेंट बेसिस एंड डिपॉजिट द टैक्स अमाउंट along with the filing of such return. The return thereof constitute a kind of working sheet or supportive document for the tax authority that can be relied upon as the basis on which the tax has been computed by the taxpayers. Secondly, under the GST regime, filing of return not only determine the tax liability of the person, but it also has a huge bearing on determination of tax liability of other persons भी. अब ये लाइन क्या कह रहा है सर, ये समझना. मैंने अपनी रिटर्न भरी, मान लो मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने अपनी रिटर्न खुद भरी सेल्स की, तो मैंने परचेज भी दिखाया. मैंने दिखाया भाई परचेज फ्रॉम एस एंड कंपनी या एसबीसी लिमिटेड से मेरा जो परचेज आया हुआ वो भाई साहब 40 लाख रुपए का परचेज है. ठीक है. और मैंने अपना क्रेडिट लिया 40 लाख के परचेज पर. सेल जो मैंने की थी, मेरी जो भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी, मैंने क्रेडिट माइनस करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी जीएसटी की जो भी बनी वो मैंने पे कर दी. यहां तक ओके. अब यही काउंसिल वाला एसबीसी लिमिटेड की सेल देखेगा, वहां सेल थी 22 लाख रुपए की.
कितने की? पकड़ा गया ना? कौन पकड़ा गया? एसबीसी लिमिटेड। मैंने अपनी परचेज दिखाई 40 लाख की, और वो दिखा रहा है क्या? 22 लाख की। तो ये काम भी करता है, इसलिए तो इतना बढ़िया है, इसलिए तो लोग डर रहे हैं। समझ गए दोनों पॉइंट? तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी ये बताता है, आपके क्रेडिट निकालने का सिस्टम भी यही है। किसी और की टैक्स लायबिलिटी आपकी रिटर्न से पकड़ी जाएगी, वो भी काम ये करता है। ठीक है। तो सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर नंबर जो है वो 9 ये बात बोलता है। सेक्शन नंबर 37 टू 48 हम लोगों को पढ़ना है। 37 में हम डिटेल डालेंगे सारी आउटवर्ड सप्लाई की। आउटवर्ड मतलब सेल्स की। जीएसटीआर 1 क्या भरेंगे? जीएसटीआर 1। 38 में हम सारी इनवर्ड सप्लाई डालेंगे, मतलब 39 में रिटर्न फाइल करेंगे। अब ये 40 फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। अब आगे, अभी 37 से ही शुरू करने वाला हूं मैं, लेकिन कुछ बातें हैं। कहता है ऑल द रिटर्न्स अंडर जीएसटी लॉ आर टू बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक। सारी रिटर्न्स आप कैसे फाइल करोगे? इलेक्ट्रॉनिक। तो टैक्स पेयर कैन फाइल द स्टेटमेंट एंड रिटर्न बाय वेरियस मोड। Firstly, they can file their statement and return directly on the common portal online. However, this may be tedious and time consuming for taxpayer with large number of invoices, क्योंकि बहुत invoices होते हैं। For such taxpayer, offline utility have been provided by GSTIN that can be used for preparing the statement offline after downloading the auto-populated details and uploading them on the common। मतलब ऑफलाइन आप सारे इनवॉइसेस को इकट्ठा करके डिटेल भर सकते हो, लेकिन अपलोड फिर भी कहाँ होगा? ऑनलाइन ही। तो जीएसटीएन हैज आल्सो डेवलप एन इकोसिस्टम ऑफ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर दैट विल इंटीग्रेट विद द। तो ये जीएसटी का देखो, ये लिखा है, डू यू नो जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर और जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। इट इज एन इकोसिस्टम ऑफ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैविंग एक्सेस टू जीएसटी सिस्टम हु कैन हेल्प टैक्स पेयर इन जीएसटी। यही आपकी हेल्प करता है, एक तरीके का अकाउंट्स बनाने में जो टैली करता है ना हेल्प, ऐसी ये करता है। चलवाया किसी ने? चलवाया तुमने? जीएसपी विल डेवलप एप्लीकेशन फॉर रिटर्न फाइलिंग, सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके अंदर। रिकॉन्सिलेशन ऑफ परचेज रजिस्टर डेटा with auto populated data for acceptance, rejection, modification, dashboard for taxpayer for quick, all well। तो the details furnished by the taxpayer in the form of return shall be consolidated and stored at the common portal which will be common for both, that is central and state level। क्यों इन दोनों के लिए कॉमन है? क्योंकि दोनों के ही तो पैसे होते हैं ना इसमें। 18% का टैक्स लिया तो 9 सीजीएसटी, 9 आईजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी, और आईजीएसटी भी होता है तो बाद में तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है पैसा। डेफिनेशंस है, हम नहीं पढ़ रहे। सेक्शन 37 स्टार्ट कर रहा हूं, आ जाओ। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, सेक्शन 37। तो नंबर 1 कह रहा है हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कौन बंदा रिक्वायर्ड है आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश करने के लिए? तो ये कह रहा था डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज of both goods and services are required to be furnished by every registered person including CTP, casual registered, बस कुछ लोगों को छोड़कर, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इनको अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न, ये जितने भी लोग हैं। एक सबसे पहला आईएसडी क्यों नहीं भरते? हाँ ठीक है। एनआरटीपी क्यों नहीं भरते?
है जी। और क्यों लाइबल नहीं है एनआरटीपी? इनके ब्याह पर ये टैक्स पे ही नहीं करते। तुम्हें आरसीएम वाला कंसेप्ट नहीं याद है? आगे समझ में? कुल मिलाकर अगर इन्होंने सेल करी है तो जनरली तो जो सेल करता है वही जीएसटी कलेक्ट करता है, लेकिन जो परचेजर होगा वही जीएसटी कलेक्ट करके किसको दे देता है? तो रिटर्न कौन भरेगा, परचेजर या सेलर? ऑल वेल। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, वो ये वाला रिटर्न नहीं भरते, उनका दूसरा है। ठीक है, उनका दूसरा है, वो जीएसटीआर वन नहीं भरते। पर्सन जो अपने आप को रजिस्टर्ड जिन्होंने किया है सेक्शन नंबर 51 52 के लिए, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्सन कलेक्टिंग एट सोर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन और ओ आई डी आर लोकेटेड। तो इन पे भी ओ आई डी आर पे भी आरसीएम वाले कंसेप्ट एप्लीकेबल होते हैं। ऑल वेल है। तो इनको अगर आप छोड़ देते हो, किन किन को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, या कोई पर्सन पे कर रहा है टैक्स कंपोजिशन स्कीम में, या कोई टीडीएस के लिए आया है, या कोई ओ आई डी ए आर सर्विस दे रहा है, तो सर इनके अलावा बाकी हर एक बंदा लाइबल है, वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न भरेगा जीएसटीआर में। ऑल वेल। तो चलो जी, इन्होंने बताया पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर वन, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी, कैजुअल, आईएसडी, नॉन रेजिडेंट कंपोजिशन, टीडीएस, ओआईडीआर और इनको छोड़कर। ठीक है, याद रहेगा सर? अब ये कह रहा है कि सर कौन से फॉर्म को भरोगे, तो मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के आपसे क्या बोला, जीएसटीआर वन। तो कह रहा है व्हाट इज द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कह रहा था डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म नंबर फॉर द मंथ और क्वार्टर। सर ये मंथ तो समझ में आता है, ये क्वार्टर क्यों है? अरे एक बार बताओ आप लोग, मैं एक छोटा सा स्मॉल टैक्स पेयर हूँ, इतना सा स्मॉल टैक्स पेयर हूँ, जीएसटी मैंने लिया ही लिया है, थोड़ी बहुत मेरी सेल हो जाती है, सेल थोड़ी बहुत हुई इतने में महीना आ गया, हो जाता है। इतनी सेल हुई इतने में महीना आ गया, तो फिर सीए का फोन आ गया, साहब, सीए नहीं बोलेगा, हम लोग बोलेंगे उसको, साहब क्या हाल है, ठीक है, सीए का फोन आ गया, रिटर्न भरनी है भाई। तो सीए ने रिटर्न भरी, हमने उसको क्या दी, सीए को क्या देंगे, फीस। फिर इतनी सी सेल हुई, फिर रिटर्न का टाइम आ गया, सेल का प्रॉफिट इतना हुआ और सीए फीस ले गया इतनी सारी। क्या लगता है सीए 800 रुपये में भर रहा होगा रिटर्न? है ना, समझ रहे हो? एक स्टैंडर्ड होता है। तो उन स्मॉल टैक्स पेयर के लिए भी ये दिक्कत है, साला ये बढ़िया है, छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं आप, रिटर्न पे भरवाए जा रहे हो। तो उनके लिए एक स्कीम आई हुई है, क्यू आर एम पी स्कीम। कौन सी? क्या मतलब होता है? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली। आप अपनी रिटर्न को क्वार्टर भी भर सकते हो, तो ये जो क्वार्टर वाला वर्ड है, ये पौआ नहीं है, ठीक है। ये क्वार्टर वाला वर्ड उन्हीं के लिए अपने। ऑल वेल। तो आगे कह रहा है such details can be furnished through the common portal either directly or from a facilitation center notified by the commissioner. Further, a nil GSTR1 can be filed through an SMS using the registered mobile number of the। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ जीएसटीआर वन। तो जीएसटीआर वन फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड इज फिल्ड ऑन और बिफोर द 10th day of immediately succeeding
अच्छा, ऑन और बिफोर क्या लगा है? आप 1 से लेकर 10 तक कभी भी भर सकते हो। तो मैंने उस एग्जाम्पल में 7 तारीख को भरा था, ठीक है। मतलब जैसे ही महीना खत्म हुआ अगले दिन से वो बैठ जाते हैं, रिटर्न विटर्न की तैयारी कर लेते हैं और भर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, GSTR 1 of a month or quarter can be filled any time between 1st or 10th of the succeeding month or quarter. The due date of filing GSTR 1 may be extended by the Commissioner of State GST या UT GST for class of taxable person by way of, किसी भी क्लास के लिए, अब वो क्लास में कोई भी हो सकता है, उसके लिए ये एग्जेम्प्ट हो सकता है, उसके पास पावर है। एग्जेम्प्टरी एक्सटेंड हो सकता है। फिर ये कहता है द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 इज एक्सटेंडेड एज फॉलोज। तो सुनते रहो। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 फॉर ईच क्वार्टर और मंथ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने QRMP स्कीम ले रखी है तो उनके लिए टाइम पीरियड क्या है, और अदर्स के लिए, और जनरली कितना है? ऑल वेल। मतलब नोटिफाइड अगर हो गए हो तो 11वें दिन कर देना, और QRMP में हो तो 13वें दिन कर देना, आम आदमी हो तो, सही है। अब ये जो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है ये चेंज होते रहते हैं। चलो जी, अब ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। अब वो टैक्स पेयर जिन्होंने स्कीम ले रखी है कौन सी वाली, तो उनको एक फैसिलिटी मिलती है IFF की, इनवॉइस फर्निशिंग। फर्निश करना मतलब देना। तो ये क्या कह रहा है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू क्वार्टरली टैक्स पेयर हु आर इन QRMP स्कीम to file their details of outward supply in first 2 months of the quarter to pass on the credit to their recipient। बहुत अच्छे से समझना जो बताने वाला हूं। अच्छा एक बात बताओ, मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूं, मैं जनरली नॉर्मल टैक्स पेयर हूं, मान लो, बहुत तबीयत खराब सी हो रही है, मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूं। अभी ना आपको QRMP नहीं आता, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो टैक्स के सिस्टम में जो GST में टैक्स लगता है, GST, तो इसमें क्या होता है जनरली, कोई भी टैक्स पेयर है, स्मॉल टैक्स पेयर, ये बंदा अपनी रिटर्न भरता है, वो रिटर्न में क्या भरता है, और जब इसकी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न सबमिट हो जाती है तो कोई और पर्सन, कोई और, मान लो मिस्टर बी है, मिस्टर बी अपनी परचेज रिटर्न भरता होगा, और मिस्टर बी ने खरीदा इससे, मान लो ये ए है, ए से खरीदा, तो ए की क्या चली गई है, आउटवर्ड, और बी की क्या हो गई, बी की इनवर्ड हो गई। इनवर्ड मतलब परचेज। तो अब ये मिस्टर बी अपने परचेज पर क्या लेगा, लेकिन ITC कब मिलेगी, जब इसने अपने यहां पर क्या करा होगा लेकिन आ गई QRMP स्कीम, उसमें रिटर्न कब भर रहा है, और मिस्टर भी बड़ा टैक्स पेयर है, वो उस महीने की ITC लेने गया तो देखा तो जिसने खरीदा है, जिसने मुझे बेचा है, उसने तो रिटर्न ही नहीं भरी, तो अब मेरे को ITC कैसे मिलेगा। आया कुछ समझ में। तो एक सिस्टम है IFF, जिसमें सारी इनवॉइसेस वो आप क्या कर दो, अपलोड कर दो, ताकि दूसरे बंदे अपना ITC क्लेम कर सके। क्योंकि नहीं आया, आ गया, ताकि दूसरे लोग अपना ITC क्लेम कर सके, ठीक है। ये रहा ना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हाँ, नोटिस तो नहीं जाता, उनके पोर्टल पे सामने दिख जाता है। हाँ, ठीक है।
मैंडेटरी नहीं है, देखो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज नॉट मैंडेटरी बट एन ऑप्शनल फैसिलिटी मेड। अच्छा, पता है क्यों कर रहे हैं वो अगली बार से? अच्छा, मान लो मैंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का उपयोग नहीं किया स्मॉल टैक्स पेयर ने, तो सामने वाला बंदा मुझसे खरीदेगा ही नहीं अगली बार। बोले इसके बाद जाके फायदा क्या है, मेरा आईटीसी नहीं मिलता। जैसे आजकल लोग उस दुकान पे अवॉइड करते जा रहा है जहाँ यूपीआई नहीं होता। वहाँ कई जगहों पर, मैं भी वृंदावन गया था मथुरा में, तो कई एक दो ढाबों पे लिखा हुआ था, बस चल रही तो पढ़ता पढ़ता जाता हूँ मैं कुछ कुछ, तो लिखा हुआ था हमारे यहाँ पर सिर्फ कैश पेमेंट होती है, यूपीआई नहीं होता। तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था दीवार पे मुझे वो लिखा हुआ, क्योंकि वहां लोग ही नहीं थे। नहीं आया समझ? भाई आज की डेट में आपका आधा काम, आधे से ज्यादा काम यूपीआई से होता है। हम लोग गए 3 दिन में, मेरे ख्याल से 15-16 जगह तो मैंने यूपीआई चलाया था। अब सब जा रहे हैं, कुछ 16-17 लोग गए थे, जा रहे हैं, किसी ने लस्सी पी ली, तो सब पहले मना करते हैं नहीं नहीं, हम तो नहीं। फिर जैसी एक ने ली, चलो ले लेते हैं, देखे वृंदावन की लस्सी, जब आए हैं तो कुछ तो लेंगे, फायदा क्या हुआ। तो दो ने और ले ली, फिर वो कह रही चलो हम भी लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 16 के 16 ने लस्सी पी ली। अब क्या होता है, या तो वो बहुत जल्दी पीते हैं, या वो बहुत तेज पीते हैं। बहुत तेज पी के आगे निकल जाएंगे, और बहुत धीरे पीते हैं, बहुत धीरे इसलिए कि जो पहले पी ले वो पैसे दे दे होता है ना ये ऐसा। तो अब ऐसे में कोई है, 16-17 लोग हैं, तो भाई पैसे तो देने ही है। 40-50 रुपए की लस्सी आती है, 800 रुपये, 900 रुपये, इतना कैश अब कोई लेके नहीं जाता। मैं 3,000 रुपये ले गया था, मैं 2,000 वापस ले आया। इसका मतलब ये नहीं खर्च नहीं हुए इसका मतलब ये है यूपीआई बैंकों से कटे सारे पैसे। तो आजकल ये पूरा यूपीआई चलता है। तो क्यों चला रहे हैं यूपीआई दुकान वाले? क्योंकि उनका ग्राहक उनके पास रहे। अब मान लो मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूं, मैंने आईएफएफ की फैसिलिटी जो कि ऑप्शनल है नहीं दी, तो वो अगला बंदा मेरे से खरीदेगा ही नहीं भाई, छोड़ देगा वो। उसको अपना वो लेने में दिक्कत हो रही है, अपने क्या बोलते हैं इसको, आईटीसी को लेने में दिक्कत हो रही है। आगे समझ? तो ये कह रहा है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज नॉट मैंडेटरी बट एन ऑप्शनल फैसिलिटी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द क्यूआरएमपी स्कीम। At his option, a registered person may choose to furnish the details of outward supplies made during a quarter in form GSTR1 only without using the, ठीक है, all well. The facility of furnishing details of invoices in IFF has been provided so as to allow details of such supply to be duly reflected in form number GSTR 2A। ठीक है, GSTR 2A पता है क्या है? ये ऑटो जनरल, एंड फॉर्म जीएसटीआर टू बी ऑफ द कंसर्न रेसिपिटेंट अदरवाइज इन केस। अभी इन सारे फॉर्म की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी मैं सिर्फ एक फॉर्म बताया, जीएसटीआर 1। सारे फॉर्म की चर्चा क्लास में होगी, सारे फॉर्म कौन सी डेट में भरे जाते हैं उसके बारे में बात होगी। Otherwise, in case where a buyer has made purchase from a person opting for QRMP, he could not avail full due to introduction of IFF. Such delay will not occur as the details submitted using IFF will be reflected in the GSTR 2A, GSTR 2B, 4A, 6A, सब फॉर्म के नाम होंगे, बता देंगे कौन से। समझ में आ गया मालिक? अब ये कह रहा है टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम may furnish the details of such outward supply to a registered person as he may consider necessary for first and second month of the quarter up to a cumulative value of rupees in each of the each first 2 months of the quarter using IFF electronically on the common portal. However, invoice pertaining to last month of the quarter to be uploaded in GSTR 1। देखो क्या कह रहा है ये, ध्यान से सुनना। क्यूआरएमपी स्कीम ली, क्या कह रहा है? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली, अप्रैल, मई, जून की रिटर्न कब भर दो?
तो जनरली जून वाली तो ऑलवेज सब कभी भरते हैं। कोई भी बंदा हो, जून का अपना GSTR 1 कब भरेगा? जुलाई में। तो इसीलिए इस महीने का नहीं है, ये सिर्फ किस महीने का है? अब ये 50 लाख रुपए क्या है? ये कह रहा है ऊपर, टैक्स पेयर जिसने QRMP स्कीम ली है मे फर्निश द डिटेल ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाई टू ए रजिस्टर्ड पर्सन as he may consider necessary for first and second month of a quarter up to a cumulative value of rupees each of the first 2 month of the quarter using IFF electronically on the common portal। जल्दी बताओ क्या कह रहा है? 50 लाख हर उस पे हर मंथ के लिए आप IFF जो इलेक्ट्रॉनिक है yes, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फर्निशिंग फैसिलिटी में आप 50 लाख रुपए तक के इनवॉइसेस क्यूमुलेटिव अपलोड कर सकते हो। तो अब यहां पर देखो क्या होगा, अब यहां पर होगा वही काम जो सरकारी नौकरी पाने में होता है। क्या होता है? तो होता ही है। सरकारी नौकरी किसको मिलती है? या तो आप कैटेगरी में हो, कैटेगरी समझ गए, SC ST वगैरह, कोटा, यस कोटा में हो, या आपका सेटिंग तगड़ी हो, है ना, ऐसी मिलती है। तो गवर्नमेंट ने बोला QRMP में IFF की फैसिलिटी क्यूमुलेटिव 50 लाख रुपए तक होगी। अब मान लो मैं QRMP स्कीम को डाउन मतलब वो कर रहा हूँ, अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो मैं कितने के इनवॉइस कर सकता हूँ? मान लो मेरी सेल 75 लाख रुपए की हुई है, लेकिन मैं अपलोड कितने के कर सकता हूँ? 25 लाख का क्या करूँ? तो यहाँ आएगा फेवरेटिज्म। जो मेरा फेवरेट बंदा है, जिसने मेरे से माल परचेज जो ज्यादा करता है, मैं उसके इनवॉइसेस को उसमें पहले अपलोड करूंगा ताकि वो बंदा अपना क्रेडिट। आ गया समझ? क्लियर है? ऑल वेल मेरे भाई, ठीक है। तो वही कोटा चल गया यहाँ पे, है ना, फेवरेटिज्म आ गया। ओके। अब ये कह रहा था इनवॉइसेस आर टू बी फर्निश इन IFF बिटवीन फर्स्ट ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल 13 दिन, क्योंकि QRMP स्कीम में कितने वो होते हैं, ठीक है। फीवर आ गया यार मुझे। आफ्टर 13th ऑफ द मंथ दिस फैसिलिटी फॉर furnishing IFF for previous month would not be available as the facilitation measure. Continuous upload of invoice would also be provided for the registered person wherein they can save the invoice in IFF from the first of डे ऑफ द मंथ टिल 13, मतलब 13 दिन तक की ही इनवॉइसेज आपकी सेव होती है, उसके बाद आप अपलोड नहीं कर सकते। द सेड फैसिलिटी वुड हाउएवर बी अवेलेबल से फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फ्रॉम 1 अगस्त टू 13, सिमिलरली मंथ ऑफ अगस्त तो 1 सितंबर टू 13। लेकिन तीसरे महीने में क्या होगा? तीसरे महीने में GSTR 1 की नॉर्मल डेट। तो डिटेल ऑफ इनवॉइस फर्निश यूजिंग IFF इन फर्स्ट 2 month ऑफ द क्वार्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अगेन इन GSTR 1 फॉर द सेड। अब जो आप तीसरे क्वार्टर में डिटेल डालोगे उसमें आपकी जो शुरुआती 2 मंथ की क्वार्टर होगी उसको डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपने IFF ने ऑलरेडी डाल दी। तो मान लो 75 लाख की इनवॉइस थी पहले में, 80 लाख की दूसरी बार थी, दोनों में कितना डाला होगा? 50-50 लाख। तो पहले महीने का 25 लाख, दूसरे महीने का 30 लाख, और तीसरे पूरे महीने का GSTR 1 में आप डाल दो। आ गया समझ? तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, इस एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लो, मैं आता है। क्या हो गया ये? वो हो गए सर, तो मिल गया। चालू करना।
टोटल क्लास क्लास में तो रिटर्न नहीं करना है ना उसके बाद स्टार्ट क्या देंगे मैं बता गिफ्ट परीक्षा भी दस परीक्षा हेलो आता नहीं तो ना पढ़ना बड़ा हो गया पैसे बड़ा छोटा तो देख नहीं अब तो ये बात ना करेगा मुझे मेरे इंस्टीट्यूट अपने अलग होने में कंटेंट भाई वही ब्लॉग आया उनको ये तो बोलेगा कि बुक में भरूंगा ट्रांसलेट कॉपी करके है उसकी मंथली पे चले स्टार्टिंग के 2 मंथ बस करेगा 50 ना हो हाँ उसमें था वो राजस्थान का और उसमें भी ये भी होता है कि अगर तेरी तेरी जैसे मान ले 70 लाख है उसमें से आधी अगर तेरी B2C है तो B2C सिर्फ GST में जाते हैं IMF में नहीं जाते सिर्फ B2B जाते कभी तो भाई अपना बंदा ऑप्शन ही नहीं होता इसके अंदर और कोई सिर्फ B2B का ऑप्शन क्वार्टरली जो हो गई है जो क्यूआरएम स्कीम वाले पैसे नहीं के लिए होते हैं ना टाइम कितने टर्नओवर हाँ इसमें भी एक टर्नओवर था उसके ऊपर फिर मंथली पे शिफ्ट हो नहीं तो ये इनवॉइस की जो देखा जाएगा कैलकुलेट करेगा वो तो कम ही होगी उस या अगर कोई बंदा 50-60 लाख के एक महीने में सेल कर रहा है वो मंथली बनेगा उसको भी डेफिनेटली पालना कि आखिरी तीसरे महीने पे B2C की भी बिक्री पे वो सारे टैक्स पे करें पर हाँ कुछ केसेस में ये होता है कि कुछ QRMP वाले ऐसे लोग होते हैं जिनका खुद का IT रिलेट आना होता है तो फिर वो क्वार्टरली में रहते हैं उनको बेनिफिट मगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं फिर वो मतलब मैंने जिस तरह के देखे मैंने कहा
बेवकूफी है 3-3 महीने में। ये बहुत ही छोटे हैं ना इनकी मतलब सेल ही 3-4 एनुअली मान ले 10-20 लाख है तो वो कर लो। इनके लिए तो एग्जाम ही कर दो यार। इनके अलग से कंपोजिशन स्कीम जैसी कोई स्कीम नहीं चाहिए। नहीं इस पे भी डिपेंड करता है ना कि क्या प्रोडक्ट्स। हाँ भाई वे अकाउंट्स वाइज करा था मैंने चैप्टर में यहाँ पे दिया था। क्लियर? आ गया था समझ में? चल भाई, तो अब यहां पर ये हाउएवर भी समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है हाउएवर ए रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट ऑप्ट टू अपलोड इनवॉइसेस यूजिंग आईएफएफ, अगर नहीं करता वो आईएफएफ का यूज तो उसको अपना इनवॉइस डिटेल ऑल द 3 months ऑफ द क्वार्टर इन द फॉर्म GSTR1 भरना होगा। और सिंपल है ये तो बिल्कुल, अगर आप वहां नहीं जा रहे इनवॉइस तो आप यहां भरोगे। ठीक है, तो 5th पॉइंट अभी आगे कह रहा है व्हाट आर द केसेस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबार्ड। डीबार्ड मतलब फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR1 और मतलब अलाउड नहीं है। ठीक है, कि वो आउटवर्ड सप्लाई अपनी आउटवर्ड सप्लाई का जो रिटर्न है वो GSTR1 और IFF में भरे। ठीक है, आईएफएफ के लिए बोल रहा है या सिर्फ जीएस? दोनों भाई देखना ओब्लिक। A registered person shall not be allowed to furnish the detail of outward supply for a tax period if the details of outward supply for any of the previous tax period has not been furnished by, मतलब ग्रुप 1 की फीस नहीं दी, ग्रुप 2 की दे रहा है। कैसे वो तो देख लेंगे, ये तो रख लो, ये तो पढ़ लो, तो रखने के बाद बोलेंगे हम नहीं, हम नहीं दे समझ गए? मतलब अगर आपने पिछले पीरियड्स का फर्निश नहीं किया तो अब आप अगले पीरियड में नहीं आ सकते। कंसेक्यूटिवली काम करना है, ऑप्शनल नहीं है, आपके बाप का राज नहीं है। समझ गए कि जब मन किया आए ना सर फॉर्म भर दिया, समझ गए? लेकिन ये हाउएवर तो आपको पता ही लॉ में लगता ही लगता है, लेकिन जब टेबल के नीचे से थोड़ी रिश्वत दे दी जाएगी तो ये अलाउड कर देंगे। कहने का मतलब ये नहीं है मेरा, ये है हाउएवर द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, साला फंसा भी काउंसिल को रही है, रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन subject to such condition and restriction as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered person to furnish the details of outward supply even if he has not furnished the detail of outward supply for one or more previous tax, all well. तो इन दिस रिगार्ड रूल 59 स्टिपुलेट्स दैट, ये रूल्स आपको याद नहीं करने क्योंकि होंगे नहीं, कोई भी हो सकते हैं जिनको वो अलाउड करे। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं। यस यस यस, वो किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो, लाइबिलिटी ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो हम कह रहे हैं आप रिटर्न ही नहीं भर सकते तो हमारा नुकसान है ना। हम कहते भर इस बार का भर, हमें लेना है ना पैसा उससे। ठीक है, तो a registered person shall not be allowed to furnish the detail of outward supply in form 1 if he has not furnished the return in form GSTR 3B for the preceding month। 3B क्या होता है किसी को पता है? मतलब जो फॉर्म नंबर GSTR 3B अभी मैंने बताया तो था आपको क्लास की शुरुआत में, आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो बनती है ना, वो जो कैलकुलेट आप करोगे सेल्स में से ITC माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो इसी फॉर्म को भर के आता है।
GSTR 3B, ठीक है, इसको सब 3B कहते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 और यूजिंग IFF इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर प्रोसीडिंग। तो ये QRMP में भी एप्लीकेबल है। अभी तूने पूछा ना सिर्फ उसके दोनों के लिए, ऊपर रजिस्टर्ड पर्सन जो QRMP वाला नहीं है उसके लिए भी सेम है, जिसने QRMP लिया हुआ है उसके लिए भी सेम। तीसरा ये कह रहा है a registered person to whom an intimation has been issued on the common portal under the provision of rule 88C in respect of tax period shall not be allowed to furnish the detail of outward supply in form GSTR 1 or using IFF for subsequent tax period unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reason for any amount remaining unpaid as required under the provision of rule 88C। 88C को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। नॉर्मल रिटर्न का चैप्टर याद है इनकम टैक्स में, वहां नोटिस जाते थे कौन से सेक्शन पे? ऐसे ही आ जाता है नोटिस, भाई अपना पैसे दे, तेरी कंप्यूटेशन है, तेरे पैसे बन रहे हैं, तू दे। तो अगर वो बंदा पैसे दे देता है, नहीं देता और कोई रीजन भी नहीं दे रहा, तो फिर हम कह रहे हैं भाई तू अब आगे से रिटर्न नहीं भर सकता। समझ गए? और कुछ एक स्टार लगा के इन्होंने बात की है, ए टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। मतलब सितंबर चल रहा है अभी, तो आप सितंबर की कब भरोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ 1 अक्टूबर। चलो मान लो मैं नॉर्मल बंदा ही हूं तो 1 to 10 के बीच में कर सकता हूं, या मैं कोई क्लास का बंदा हूं जिसको मेरे को बता रखा है तो 11th को कर सकता हूं। लेकिन सितंबर की रिटर्न में सितंबर के महीने में नहीं भर सकता, तो वो अलाउड नहीं है। 11 to 15 में नहीं भर सकता। हाँ वो डेट फिक्स होती है क्योंकि उसमें दूसरे लोग अपनी डिटेल भरते हैं। हाउएवर लेकिन वो तो डेट के बाद हो गया ना, वहां तो फिर आप भर क्यों नहीं सकते? क्योंकि अब आप भर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी डेट तो पहले की थी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं करंट टैक्स पीरियड जो चल रहा है, उस करंट टैक्स पीरियड में आप रिटर्न नहीं भर सकते, पहले पीरियड खत्म तो हो जाने दो। सिंपल जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में क्या कहते हैं, आप कमाओ कब? प्रीवियस ईयर में। आप रिटर्न कब भरो? टैक्स पेमेंट नहीं, एडवांस टैक्स तो ले लेते हैं वो लोग, बट रिटर्न तो नेक्स्ट ईयर में ही बोलते हैं ना कि अगले साल भरो। तो यहां कह रहा है ए टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। हाउएवर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। हालांकि इस रूल के कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर ए क्या है? कैजुअल टैक्स पेयर्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ देयर कैंसिलेशन ऑफ GST ऑफ ए नॉर्मल टैक्स पेयर। अब जैसे मैं कैजुअल टैक्स पेयर हूं, जैसे कि तुम कहीं घूमने जाओ, ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, मंदिर के दर्शन करने, तो दर्शन करने से पहले आपको चप्पल जमा करानी पड़ती है, तो वहां लिखा 5 रुपए जोड़ी, ठीक है। तो जब आप चप्पल जमा करा रहे हो, आपसे पैसा वहीं एडवांस में ले लेते हैं, क्योंकि आओगे चप्पल पहनोगे और फिर क्या होगा खुले नहीं है, देते तो है, मम्मी आ रही है, समझ रहे हो कुछ? और 2 सेकंड में आप भीड़ में गायब हो जाओगे, क्योंकि आप लोग कौन हो? कैजुअल, कैजुअल बंदे हो ना जो नॉर्मली आते हैं। अब GST में भी क्या है, कुछ लोग हैं जो कैजुअली टैक्स पे करते हैं, हमेशा नहीं। इसके बारे में मैंने बता रखा है, जब प्रगति मैदान में मेला लगा 15 दिन का, तो राजस्थान से कुछ लोग आए, उन्होंने मेले में स्टॉल लगाया, 15 दिन पैसे कमाए, तो इंतजार करवाए उसका अगली रिटर्न का। अबे वो रिटर्न भरता ही नहीं,
तो पर्टिकुलरली फॉर द टाइम बीइंग उससे जो मिल रहा है ले लो। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में अगले महीने का इंतजार नहीं किया जाता। पहली बात ओके। या दूसरी बात, किसी का जीएसटी कैंसिल हो गया, जीएसटी नंबर होता है, वो क्या हो गया, अब कैंसिल हो गया, वो अब जा रहा है, उसको वो बेटे इधर आ, पहले पैसे दे जा सारे, अगली बार मिले ना मिले तो तेरा मूड चेंज हो जाए, आगे से बोलो। तो a taxpayer who has applied for cancellation of registration will be allowed to file GSTR। जिसका कैंसिल हो गया है वो अभी दे दो, जिसने अभी सिर्फ अप्लाई किया है तो वो अगले महीने दे देना, कोई बात नहीं। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। अब ये बता रहा है कि क्या क्या कंटेंट होते हैं जीएसटीआर 1 में। बेटे ये 2.5 लाख वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। कैसा लग रहा है जीएसटीआर 1 अभी तक? ऑल वेल है, समझ में आ गया पूरा? तो कह रहा है व्हाट आर द कंटेंट ऑफ जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 के कंटेंट है, नंबर 1 लेफ्ट साइड बेसिक एंड अदर डिटेल्स, और राइट साइड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो पहले बेसिक एंड अदर डिटेल बढ़ा दूं। जीएसटी लीगल नेम, जो भी कंपनी का होगा या बिजनेस का होगा, ट्रेड नेम, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, ईयर एंड मंथ, एचएसएन पता है आपको, हार्मोनाइज कोड जो होता है, एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, और डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, तो बेटे तो स्टार्ट करता हूं। B2B इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर। यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिनके पास जीएसटी नहीं होता। B2C अगर आप करते हो तो वो कंसोलिडेशन होता है। B2C में क्या होता है? कंसोलिडेशन। तो B2C इंटर स्टेट सप्लाई वेयर इनवॉइस वैल्यू इज 2.5 लाख से, कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ अदर B2C मतलब जिसकी 2.5 लाख से ज्यादा है वो इंडिविजुअल दिखाओ, और कंसोलिडेटेड बाकी मतलब 2.5 लाख से कम वाले में B2C में क्या है? कंसोलिडेटेड। जीरो रेटेड एंड डीम्ड एक्सपोर्ट, वो भी बताना पड़ेगा। जीरो रेटेड बताओ, कल को रेट बढ़ गए तो। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? अभी भी नहीं बोलो, ऐसी जेड। डेबिट क्रेडिट नोट, जो भी क्या है ये? क्या हो गया गेट को? नाराज हो गया। डेबिट क्रेडिट नोट इशूड, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड, अमेंडमेंट्स फॉर प्रायर पीरियड। ये आपकी अमेंडमेंट नहीं है, वो जो आती है पेपरों में अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। एंड एडवांस रिसीव और एडवांस, तो ये आपके क्या है? आउटवर्ड सप्लाई के पूरे डिटेल है, समझ गए? तो इन्होंने एक दिमाग की बत्ती जलाने के लिए कुछ बोला है, सुन लेते हैं। GST is a destination based consumption tax, hence the tax revenue is transferred to a state which is the place of, इसकी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा सीए वालों, और सीएमए वालों के सिलेबस में नहीं है। Of the particular transaction, since the place of supply is crucial for determining the share of every state in the tax revenue, GSTR 1 also capture information relating to, आपको मैं ये चैप्टर इसी के बाद, इसके बाद ये नॉर्मल खत्म हो जाएगा हमारा जीएसटी, फिर 2 टॉपिक रह जाएंगे, टीडीएस टीसीएस और प्लेस। तो मैं आपको वहां बताऊंगा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, तो पता तो चले। तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी अपने रिटर्न के अंदर बतानी है, यहां पर एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है मालिको? अब ये कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1 एंड आईएसएफ। कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी है? तो कह रहे हैं अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस इन आईएफएफ एंड जीएसटीआर 1 डिपेंड अपॉन वेदर द सप्लाई इज B2B और B2B होगी तो इनवॉइस वाइज, और B2C होगी तो 2.5 लाख से ऊपर हो तो, समझ गए?
Further uploading of invoice in GSTR1 also depend upon whether the supply is intra or, चलो समझ लेते हैं. Let us first understand what is B2B and B2C supply. ठीक है जी, समझ लेते हैं. तो मैं नहीं समझा रहा, तुम्हें पता है. चलो देख लेते. B2B मीन्स बिजनेस टू, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, और रिटेलर ने कस्टमर को दिया, तो B2C, बिजनेस टू कस्टमर. So in such type of transaction, the recipient is also a registered supplier and hence takes, but customer ITC cannot take ITC. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं. कह रहा डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन IFF. तो मैं इसको थोड़ा सा तेज बताऊंगा. कह रहा इन द IFF द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू सबमिट द B2B इनवॉइस डिटेल ऑफ बोथ इंटर एंड along with the debit and credit notes of B2B invoice issued during the month. ये तो ऊपर भी था, डेबिट क्रेडिट नोट. The details of outward supply furnished using IFF shall include invoice wise detail of interstate, intrastate supply, debit credit notes. From the above discussion, it can be inferred that IFF shall include invoice pertaining to B2B supplies irrespective of whether they are intra or. This is so because the recipient will take, और आईटीसी लेने के लिए हर इनवॉइसेस की डिटेल होनी चाहिए. आ गया. कह रहा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड टू फर्निश्ड इन GSTR1. ऊपर क्या था, IFF, और IFF कौन करता है, QRMP वाले, वो तो उनके लिए था. अब ये कह रहा है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन GSTR1. कह रहा द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ इनवॉइस एंड रिवाइज इनवॉइस इशूड इन रिलेशन टू सप्लाई मेड बाय हिम टू रजिस्टर्ड एंड. तो देखो इन्होंने बोल्ड कर रखा है इसको, तो अब इसमें दोनों आ गए, दैट इज B2B और B2, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, एंड डेबिट और क्रेडिट नोट. अब इस तरीके से देना, ध्यान से सुनना सब. इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल, कॉन्सोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल, और डेबिट और क्रेडिट नोट, तीन इन्होंने बताए हुए. एक एक करके स्टेप वाइज. नंबर 1 इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल. कह रहा इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड B2B. B2B पक्का इनवॉइस वाइज जाएगा, ठीक है. B2B अपलोडिंग इनवॉइस वाइज करनी है आपको. रीजन एक ही है. क्या रीजन है सर, जो रेसिपिटेंट है वो क्या लेगा, आईटीसी लेगा, और दोनों रजिस्टर्ड है. कॉन्सोलिडेटेड करनी है, कोई बात नहीं, कर दो. इंट्रा स्टेट सप्लाई को आप क्या कर सकते हो, वो भी किसको दी है, तो ईच रेट ऑफ टैक्स क्या है. अब जैसे कि मान लो आप उस सामान को बेचते हो जिसपे रेट ऑफ टैक्स एक 18% है, एक 12, एक 6% मान लो. तो 6% की कितनी सेल हुई अनरजिस्टर्ड को, 12 की कितनी हुई, 18 की कितनी हुई, बता दो सेपरेट करके. लेकिन ये किसको सिर्फ, ठीक है. डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इशू इनवॉइसेस इशूड. अब जो भी डेबिट क्रेडिट नोट होंगे, ये आप जानते हो, डेबिट क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट मतलब ज्यादा आ गया, डेबिट नोट मतलब लेना है. अब ये दूसरी तरफ ये कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू विद इनवॉइस वैल्यू, तो इसको हम B2C सप्लाईज में क्या मानेंगे, इनवॉइस वाइज, 2.5 लाख से ऊपर. लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट किया है और इनवॉइसेस आपके 2.5 लाख रुपए तक हैं अप टू, तो 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से यहाँ क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ऊपर 2.5 से ऊपर में इनवॉइस वाइज, अप टू 2.5 में, तो ईच रेट ऑफ टैक्स सेपरेटली. डन है. कह रहा फ्रॉम अबव डिस्कशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट द B2B supplies all invoices need to be uploaded in GSTR1 irrespective of whether they are intrastate or interstate. This is so because the recipient will take ITC basis such
invoices. All well. For B2C supplies, uploading in general is not required as to buyer will not taking. तो मैं जनरल क्यों अपलोड करूं, लेकिन करूंगा अगर, ठीक है। तो ये सारी बकवास मैंने बता दी। चलो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो जरा, टॉपिक को फटाफट से। आ गया, ठीक है जी बेटे, ओके, ऑल वेल। चलो अब ये कह रहा है, अच्छा ये जो स्टार लगा है पता किसका है, ये इनवॉइस का है। जो स्कैन, जो इनवॉइस था उसके बारे में ये कह रहा है। फिर मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। स्कैन कॉपी ऑफ द इनवॉइसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, ओनली सर्टेन प्रेस्क्राइब फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनवॉइस नीड्स टू बी, मतलब पूरी कॉपी नहीं चाहिए। इनवॉइस नंबर डाल दो, डेट, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स डाल दो। ठीक है, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इन द इनवॉइस नहीं चाहिए एचएसएन कोड में, सिर्फ कोड का नंबर डाल दो। जो भी आपने अकाउंटिंग कोड में नंबर डाला हुआ वो डाल दो एचएसएन, ठीक है। अब ये कह रहा है इनवॉइसेस रिलेटेड डिटेल्स कैन बी अपलोडेड एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ। तो डिटेल्स रिलेटेड टू इनवॉइसेस कैन बी मॉडिफाइड और डिलीटेड any number of time till the submission of IFF or GSTR 1 of a tax period. The uploaded invoice detail are in a draft version till the time is submitted and can be changed in respective of the due date. आप इसको बदल भी, क्योंकि इनवॉइसेस में बदलाव आते रहते, तो आप भी बदल दो, ठीक है। हेलो, यस बेटे। कितने? नहीं नहीं, मेरी क्लास होती है बेटे दूसरी। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। चलो ठीक है, डन है। तो इंडिकेशन ऑफ एचएसएन डिटेल, तो एचएसएन डिटेल क्या होता है ये आप लोग जानते हो। द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड दैट इज फिलर हैज टू अपलोड इट डिपेंड्स अपॉन हिज टर्नओवर इन द, ठीक है। तो एचएसएन को कहते हैं हार्मोनाइज कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, is a standardized system of nomenclature of different goods developed by World Custom Organization, which is accepted globally. HSN uses 6-digit uniform code to classify different goods. India uses 8-digit codes for more specific and precise. जैसे फॉरेन में मोबाइल नंबर ही बहुत छोटे होते हैं। हाँ, ये कनाडा का है। और इसके आगे क्या लग जाता है, उनका स्टेट कोड, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है। मजाक कर रहा हूँ, मिलाने मतलब सारा कोई और उठा के गाली दे रही हो, ठीक है। तो ये, अच्छा जोड़ने दो एक्स वाली का, ठीक है। तो ये है, लेकिन इंडिया में क्या है, जनसंख्या बहुत है ना, और +91 आपका आगे लगता है। वहाँ पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा। तो इंडिया डिफरेंट यूज करती है, एचएसएन में भी करती है, 8 डिजिट करती है। बाकी वर्ल्ड वाले कितने करते हैं? कुछ यूनिक होना चाहिए, यूनिक यूनिक कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है। ऑल वेल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट और बाद में बढ़ेंगे तो उनके कोड को और बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले से ही यूज कर लो, ठीक है। चलो जी,
तो मैंने अभी आपको टर्नओवर बताया था ना, अगर मोर देन 6 करोड़ आपका टर्नओवर है तो कोड एचएसएन का क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट 6 होते हैं और अप टू 5 करोड़ है, बी टू की सप्लाई में भी 4 होते हैं, बी टू सी में ऑप्शनल है। ठीक है, एक बार ये वाला पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया? कह रहा था टर्नओवर ऑफ येलो लेमन प्राइवेट लिमिटेड, रेड पेपर प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्लूबेरी प्राइवेट लिमिटेड, भूख बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आर 1.5, 4.8 एंड 5 करोड़ से ज्यादा है तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले को कितना चाहिए, 6 डिजिट। और येलो लेमन लिमिटेड एंड रेड पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 4 डिजिट एचएसएन कोड, ऑप्शनल है दोनों कंपनी के लिए। अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, रजिस्टर्ड को कर रहे हैं तो 4 डिजिट, और अगर आप नॉर्मल हो मतलब 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। कहता हाउ आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्नेस इन प्रायर पीरियड्स अमेंडेड, ये बताओ जरा क्या होता है, क्या कह रहा है टॉपिक, थोड़ा सा बताएंगे। कोई भी कुछ चेंजेस थे या फिर कोई चेंजेस थे तो वो फिर अमेंड कर सकते हैं, मतलब आपने जो प्रीवियस पीरियड में अपनी रिटर्न अपलोड की है जीएसटीआर 1 की, तो वो बदल सकती है, अमेंड हो सकती है। तो अमेंड होगी तो कैसे होगी, करेक्शन कैसे होगा, इन्होंने ये बताया हुआ है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई समस्या? ठीक है, तो सबसे पहला ये कह रहा है स्कोप ऑफ अमेंडमेंट ऑब्लिक करेक्शन एंट्रीज। कह रहा है टेबल्स 9, 10 and 11 of GSTR 1 provide for amendment in details of taxable outward supply furnace in earlier periods. Here and after refers to amendment table. तो अब इसको अमेंडमेंट टेबल बोलेंगे, समझ जाना पुरानी चीजों में बदलाव हो रहे। The details of original debit note, credit note, refund voucher issued by the taxpayer in the current tax period, as also the revision in the debit note, credit note, refund voucher issued in earlier tax period are required to be shown in table number 9 of the GSTR 1. तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और रिफंड के लिए टेबल नंबर, ओरिजिनली इन अमेंडमेंट टेबल द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस, invoice number or invoice date, the particular of which have been wrongly entered in GSTR 1 of the earlier month and now sought to be, जी हमने पहले wrongly इसको कर दिया था। तो देखो क्या कह रहा है, particular furnished in GSTR 1 of the prior period can be amended by way of amendment tables 9 given in GSTR 1 of subsequent। सही है। अगला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कुछ एरर भी हो जाते हैं ओमिशन, जैसे 1 लाख रुपए की मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी, वो ये हो गया, समझ गए। तो इफ द सप्लायर डिस्कवर एरी एरी एरर और या ओमिशन, कुछ भूल गया, वो टैक्स ही नहीं भरा उसने, he shall rectify the same in the tax period during which such error or omission is noticed। जब उसको पता लगा वो कर, होती है गलतियां, हमेशा होंगी, तो होंगी तो कुछ होना चाहिए ना, ये थोड़ी कि आप हिटलर शाही चला रहे हो, आखिरी डेट फांसी होगी अब डाले। ठीक है, एंड पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट, हाँ आपको क्या देना पड़ेगा साथ में, लेट फाइन, लेट फाइन में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इफ एनी इन केस देयर इज शॉर्ट पेमेंट इन द रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर सच टैक्स पीरियड, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है इस सप्लायर डिस्कवर अ मिस्टेक इन डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस फर्निश्ड इन GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, in October he can rectify the said mistake in the GSTR 1 for the month of, कर दो रेक्टिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेक्टिफिकेशन की आपकी टाइम लिमिट क्या होती है, तो बेटे
30th day of November following the end of financial year to which such details pertain or date of filing the relevant जीएसटी की एनुअल रिटर्न भरते हैं वो, और 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले आप अपना रेक्टिफिकेशन को क्या कर सकते हो, मतलब रेक्टिफाई कर सकते हो। समझ गए? आपकी बुक में ये सब कुछ है, कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है, बस वो QRMP वगैरह पे एग्रीगेट टर्नओवर है, वो काटना है। ठीक है, चलो जी ये देखते हैं। एन एंटिटी हैज फर्निश्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन एरर इज डिस्कवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एनुअल रिटर्न कब जाती है? 15 अगस्त को। तो अब 30 नवंबर नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा? 15 अगस्त। ठीक है, चलो अब है नील GSTR1। ये क्या कहता है? नील GSTR1 क्या कहता है? अब देखो, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं या मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं तो मेरे को GSTR1 करना है। लेकिन मान लो मैंने पूरे महीने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, कोई समस्या हो गई थी मेरे घर में, किसी की डेथ हो गई थी, मैंने अपना बिजनेस बंद रखा 1 महीने के लिए, कुछ कोई सेल नहीं, कुछ नहीं, तो अब मैं भरूंगा क्या? और मेरे लिए क्या है? मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी है तो कोई बात नहीं, GSTR1 भरो, मुझे कोई समस्या नहीं है, ऑल वेल। तो कह रहा है फाइलिंग ऑफ GSTR1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्स पेयर इवन, तो देखो इन्होंने बोला इवन if there is no business activity in any particular tax period, for such tax period a nil GSTR1 is required to be filled as prescribed under rule number 67A। इन्होंने बता रखा है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसा है। nil GSTR1 does not have any entry, कोई एंट्री नहीं होगी उसमें। अबे कुछ किया ही नहीं तो एंट्री क्या करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल ए nil GSTR1 for a tax period cannot be filed if the taxpayer has made any outward supply including exempt, nil rated or non-GST supply, or it has received supply on which tax is payable under RCM, or amendment needs to be made to any of the supply declared earlier। कोई amendment वगैरह भी है तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी इसके अंदर। एग्जाम्पल दे दिया, समझ गए? A nil GSTR1 can be filled through an SMS using the registered mobile number of the taxpayer। GSTR1 submitted through SMS is verified by registered mobile number based OTP। कुछ नहीं करना, OTP आएगा, सबमिट कर दो GSTR नील वाला, क्योंकि नील में कुछ भरना ही नहीं है, कोई डिटेल नहीं डालनी होती। तो a taxpayer can file nil GSTR1 any time from first day of the month subsequent of the tax period। For example, GSTR1 for the calendar month of April can be filled from May 1st onwards। GSTR1 for the quarter of April to June can be filled from 1st July। ये QRMP वालों की। चलो, तो टैक्स पेयर दिमाग की बत्ती जला रहे हैं, देखो कैसे जलाते हैं। टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलेंट्री कैंसिलेशन ऑफ GST हैज टू फाइल GSTR1 फॉर, अगर कोई अपना वॉलेंट्री कैंसिल करवा रहे हो तो जब तक एक्टिव थे तब तक का आपको GSTR फाइल करना। In cases where a taxpayer has been converted from normal taxpayer to composition at the beginning of any financial year, normal से मैं कहाँ गया? तो composition वाले को GSTR1 नहीं भरना होता। तो GSTR1 will be available for filing only उस पीरियड के लिए जब तक टैक्स पेयर नॉर्मल टैक्स पेयर था। The GSTR1 for the said period even if filled with delay would accept invoice for the period prior to। समझ गए? चलो, तो बेटे मेरे ये वाला टॉपिक जो है ये आपके लिए होमवर्क है, लास्ट, आज का लास्ट। What are the precautions that a taxpayer is required to take for hassle-free compliances under GST? तो ये आप लोगों को पढ़कर आना, पढ़ लोगे? कैसा लगा अभी तक? ठीक है, कल ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल इसको खत्म तो नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा है, कोशिश करेंगे 2 क्लास में इसको खत्म करें। चलो भाई ऑनलाइन वालों, बाय बाय, थैंक यू।